आज की क्लास में हम आपको नस्ट इक्वेशन के बारे में बताएंगे या इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नस्ट इक्वेशन है क्या, इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, नस्ट इक्वेशन को बताने से पहले इसका यूज़ क्यों करते हैं। देखो, आप पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ईएमएफ निकालना सीख चुके हो। आपको पता है ईएमएफ कैसे निकालते, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लास्ट क्लास में जो पीछे आप पढ़ चुके, इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ईएमएफ निकालना सीख चुके हो। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देयर इज़ नो करंट फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो आपने वहाँ पर ईएमएफ निकालना सीखा था। ई नॉट किसी भी सेल का निकालना हो इज इक्वल टू ई नॉट राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड। या आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये भी कर सकते हो, कैथोड एनोड। तो आप किसी भी सेल का ईएमएफ, उसका पोटेंशियल वोल्टेज, वो कितना करंट पास कर रहा है, आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं, तब हम उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी ले या स्टैंडर्ड स्टेट में ले। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब जानते हो, जिसमें हर चीज़ फिक्स हो, हर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 बार फिक्स हो। हर पॉइंट को हम क्या करके चले, पहले से नॉन वैल्यू। आप ये कह सकते हो जो स्टैंडर्ड वाला होता है, स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है नॉन वैल्यू। तो ये कहा गया है कि जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन है, 1 मोलर गिवन है, तो हम इस इक्वेशन से हेल्प से उसका पोटेंशियल या वोल्टेज या वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, हम इसके हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ईजिली मेजरमेंट कर लेंगे। हम कॉपर, जैसे हमारी इधर कॉपर है, इधर जिंक है, हम कॉपर के पोटेंशियल में से जिंक का पोटेंशियल को माइनस कर देते तो हमारे पास सेल का पोटेंशियल मिल जाता था। बट कुछ एक केस में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं, हम जो सेल बना रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है ऑलवेज यूनिटली, ज़रूरी नहीं होता। जो हम सेल प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंसंट्रेशन ऑलवेज स्टैंडर्ड स्टेट या यूनिटली, हम इन कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं अदर्स देन 1 मोलरिटी के अलावा। 1 मोलरिटी के अलावा इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी ले ले तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से उसका पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें। अब पॉइंट आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। जब हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिफरेंट ले ले। डिफरेंट का मतलब हो गया कि यूनिटी से डिफरेंट हो, स्टैंडर्ड स्टेट से क्या हो, डिफरेंट हो। जब स्टैंडर्ड स्टेट से इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है और उस केस में जिस इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं वोल्ट है, इसका पोटेंशियल जनरेट करने के लिए भी कितना सेल पोटेंशियल दे रहा है, कितनी वोल्टेज दे रहा है सेल, तो उस इक्वेशन का नाम होता है नस्ट इक्वेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास सेल स्टैंडर्ड स्टेट में है, मतलब सेल क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट जो स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उस समय आप इस इक्वेशन की हेल्प से आप उसका पोटेंशियल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। बट अदर देन स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट के अलावा उसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो उस केस में जिस इक्वेशन की यूज़ करते हैं वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, उस इक्वेशन का नाम होता है हमारे पास नस्ट इक्वेशन। तो हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से किसी भी अननोन नहीं बोलेंगे, नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन की हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर या कितना करंट पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। क्लियर। तो यहाँ तक हमें पता चला भाई नस्ट इक्वेशन यूज़ क्यों करते हैं। तो अब आप ये कह सकते हो कि जो नस्ट इक्वेशन है हम उसका यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अदर्स देन 1 के अलावा।
तो उस केस में कोई सेल कितना करंट पास कर रहा है, कोई सेल कितना करंट बना रहा है, तो उस इनर्ट इक्वेशन के हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। तो जब जनरल इक्वेशन लेंगे तो हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, ए बी, ये जो स्मॉल लेटर है ये कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्मॉल लेटर होते हैं ये आगे ये कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा आपको पता रहे। तो अब हम यहाँ पर काम आगे करते हैं, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। अब आपको ध्यान रखना है एक पे रिडक्शन हो रहा है, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि तभी हम इसको यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, तो नर्स्ट इक्वेशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन अदर्स देन वन, उस इसके हेल्प से हम उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसके हेल्प से उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन होती है वो ये होती है। यहाँ पर मैं इनका हर एक का मीनिंग भी बताऊंगा आपको। तो ये हमारे पास होती है नर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आर टी अपॉन में एन एफ, और यहाँ पर आएगा नेचुरल लॉग। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ है उसको तो उसकी कंसंट्रेशन तो ऊपर लिखोगे, और जिस पे रिडक्शन हुआ है उसकी कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे। या ये लिख सकते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में से कोई सा लिख सकते हो, जिसपे ऑक्सीडेशन हुआ है वो लिख सकते हो ऊपर उसकी कंसंट्रेशन। देखो ये ब्रैकेट बना दिया ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो आर होता है हमारे पास, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होते हैं। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू यहाँ पर हम यूज करेंगे 8.314। जो आर की वैल्यू यूज करते हैं जूल पर केल्विन पर मोल। जो आर की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। टेम्परेचर हम यहाँ पर यूज करेंगे 298 केल्विन। दूसरा हमारे पास बचा फेराडे। फेराडे यूज होता है 96500 कूलम, चार्ज की यूनिट होती है। इसके बाद आता है एन। एन की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं जब वहां पर रिडोक रिएक्शन होती है। तो इसके हेल्प से हम एन की वैल्यू क्या निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जो हमारे पास नेचुरल लॉग होता है इसको रखेंगे हम 2.303 लॉग, ये रखेंगे। तो अब ये सभी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पता नहीं भूल गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ई सेल क्या होता है। ई सेल का मतलब होता है ईएमएफ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल का पोटेंशियल, जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमें पता नहीं, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन पे सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ई नोट, जब नोट लग गया तो ये आ गया स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट में जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो हम कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ किसी भी सेल का, ये स्टैंडर्ड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता चल गया ये वाला तो हम कब कैलकुलेट करेंगे, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन पे है। और ये वाला कब यूज करेंगे, जब वो सेल क्या हो, स्टैंडर्ड स्टेट में है। उस सेल की इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन हो किसमें हो, स्टैंडर्ड स्टेट में। अब इन सभी वैल्यू को हम इसमें पुटअप करते हैं। तो जब इन सभी वैल्यू को हम क्या करते हैं बेटा, इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन के आती है। इनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन के आ जाएगी अपॉन में एन, और यहाँ पर आएगा लोग, वहां पर क्या था नेचुरल, और यहाँ पर क्या आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट। तो आप यहाँ पर एक बार देखो, हमारे पास ये हमारे प्रोडक्ट है, और जो कोफिशिएंट है ना, देखो ये हमारे प्रोडक्ट है COD, जो स्मॉल सी और स्मॉल डी होती है कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो पावर में चले जाते हैं।
ये इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसी बेस पे आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आता है रिएक्टेंट की बात। अब रिएक्टेंट के ए है, ये पावर में चल जाएगा, इसका कोएफिशिएंट बी है, ये भी हमारा क्या चल जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई नर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन से हेल्प से हम हमारे पास जितने भी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होते हैं उनका सेल बनाते हैं, सेल में यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका ईएमएफ। मान लेते हैं जैसे हमने कोई सेल बनाया, जैसे आपको देखो ये सेल बना रखा हमने, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया। वैसे देखा जाए तो स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं तो जो हमारे पास कॉपर सॉल्यूशन होता है हम इसको क्या लेते हैं, 1 स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं, और इसको भी क्या लेते हैं, 1 m स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं, 1 मोलर। बट सोच के देखो, जब हम इनकी कंसंट्रेशन 1 के अलावा कुछ भी और ले, 1 से ज़्यादा ले, कम ले, कुछ भी लो 1 के अलावा, तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से उस सेल का क्या निकाल सकते हो, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। उस सेल का वो कितना करंट जनरेट कर रहा है, इस इक्वेशन से आप हेल्प कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करके दिखाते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी आपको स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा जो नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम उसको सोल्व करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिख रखा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल। एक गिवन सेल है और उसका अपने ईएमएफ निकालना है। गिवन क्या है हमारे पास, इसमें ई नोट की वैल्यू भी गिवन है और बाकी हमारी इक्वेशन दे रखी है। तो जब भी हम नर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन, जो नर्स्ट इक्वेशन होती है, ई सेल, ई नोट सेल माइनस में 0.0591, ये जनरल इक्वेशन रहेगी हर एक के लिए। लोग यहाँ पर आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब देखो प्रोडक्ट हमारा ये है और रिएक्टेंट ही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ पर आएगा Hg, और मैंने बताया था जो कोफिशिएंट होते हैं वो किस में चले जाते हैं, पावर में, इसलिए मैंने वो जनरल इक्वेशन ली थी, हर एक पे एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर रिएक्टेंट को लिखते हैं, तो आपने देखा हमने इस इक्वेशन पुटअप कर दिया। अब पॉइंट आता है n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपको देखो ई नोट की वैल्यू पता है, n की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर Ni की क्या वैल्यू थी, 0, इधर से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इस पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इस पे ऑक्सीडेशन हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इसने क्या क्या, इस पे पॉजिटिव 1 चार्ज था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके पॉजिटिव बन गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो इस पे रिडक्शन हुआ। बट देखो यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और इसके पास क्या हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बट आगे 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहे हैं। इसको मैं एक तरीके से और आपको बता देता हूँ, फ्यूचर में और कोई क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप दोनों इक्वेशन को देखो, आपको पता चलेगा इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। दोनों को अलग अलग लिख लो। जैसे Ni था, इस पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। सिल्वर पे 1 पॉजिटिव चार्ज था, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस पे क्या आ गया, Ag। अब हम इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 है, हमें इन दोनों को कैंसिल करना है क्योंकि ये लेफ्ट का लेफ्ट में लिखा जाएगा, राइट का राइट में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा Ni प्लस में 2Ag प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ जाएगा Ni 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2Ag, ये आ जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, जब जैसे मैंने आपको बताया था भाई ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, कंसंट्रेशन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रैकेट में। जब भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करे और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोड हो या कंसंट्रेशन हो जो इलेक्ट्रोलाइट की, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा, जिनके ऊपर भी चार्ज होगा हमें सिर्फ उनको लेना है, और जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता हम उनको यूनिटी मान के चलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जिन पे कोई भी चार्ज ना हो तो उनकी कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलते हैं। जिन पे कोई भी चार्ज ना हो तो उनकी कंसंट्रेशन क्या मान के चलते हैं, 1। क्योंकि इसका रीजन होता है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, गैस के लिए नहीं होता, ओनली सॉलिड लिक्विड के लिए होता है। सॉलिड लिक्विड के केस में इनकी कंसंट्रेशन 1 आती है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास निकल के आता है डेंसिटी अपॉन में मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, और एक प्योर सब्सटेंस का डेंसिटी और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल होकर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपके पास प्योर सब्सटेंस हो जिन पे कोई भी चार्ज ना हो, ऐसे कंसंट्रेशन आ जाए, तो उसकी वैल्यू क्या लेके चलोगे, यूनिटी लेके चलोगे। दूसरा, ये हमारे पास क्या आ गई, जिन पे चार्ज वो इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू गिवन है, देखो अदर्स देन 1 है। और मैंने आपको बताया था नस्ट इक्वेशन को हम कब यूज करते हैं, जब उसकी कंसंट्रेशन 1 के अलावा, यहाँ पर क्या है, उसकी कंसंट्रेशन ना तो 1 है दोनों में, इनके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास सेल है उनकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ये। अब बताओ वो सेल कितना इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट करेगा, कितना ईएमएफ देगा बेटा। तो नस्ट इक्वेशन की हेल्प से अब आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ई नोट की वैल्यू भी पता है हमें, 1.05 गिवन है, माइनस में 0.0591, एन की वैल्यू 2 रख देंगे, फिर आएगा लोग। अब यहाँ पर देखो एच जी, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 की पावर 2 है तो 1 ही रहेगा। एन आई की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.160। एच जी की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.002। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर ऊपर। जब इस इक्वेशन को आप पूरा सोल्व करोगे, जब आप इस इक्वेशन को कंप्लीट सोल्व करोगे, तो आपके पास 0.9142 वोल्ट आएगा आंसर। अब आपको इसके लिए सोल्व करने के आपको लोग सोल्व करना आना चाहिए, वो लोग सोल्व करना आना चाहिए। तो आप इजीली किसी भी इस नस्ट इक्वेशन की हेल्प से डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अदर देन 1, उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली नस्ट इक्वेशन बेस पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बट याद रखना, जो नस्ट इक्वेशन है वो तभी एप्लीकेबल होगी जब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, अदर्स देन 1 है। कि